गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। इसमें सबसे पहले है हमारा काराकोरम दर्रा। यह जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसकी समुद्र से ऊंचाई 5654 मीटर है। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा। यह जम्मू कश्मीर राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से ले जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। इसकी ऊंचाई 3529 मीटर है। ठीक है, ये जास्कर श्रेणी है। और काराकोरम किसमें है? लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम श्रेणी में। क्लियर है? फिर है पीर पंजाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित पीर पंजाल के मध्य 3494 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, पीर पंजाल में है ये। नेक्स्ट है ये भारत की भू आकृतियों के बारे में, इसकी कुल मतलब क्षेत्रफल वगैरह के बारे में प्रतिशत दिखाया गया है। भारत की आकृतियाँ में कैसे कैसे पहाड़, नदियाँ वगैरह, मैदानी इलाके वगैरह कितने क्षेत्रफल हैं वो देखते हैं। पहला है उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ। उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? जो यहाँ कश्मीर जो है हमारा, कश्मीर से लेके पूरा नेपाल होते हुए ये हिस्सा जो है, ये जो तो इतना पूरा हिस्सा है इधर का, इसकी बात कर रहे हैं। उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ कितनी है? 5,78,000 वर्ग किलोमीटर है। इससे 17.9% क्षेत्र ये कवर करती है। भारत की भू आकृतियाँ टोटल भारत के क्षेत्रफल का 17.9% ये कवर करती हैं। नेक्स्ट है विशाल मैदान। ये विशाल मैदान है, जब पहाड़ों से हम नीचे की ओर आते हैं, जो हमारे मैदान है, जो विशाल मैदान है, वो कितने हैं? 5,50,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 17.7% कवर करते हैं। उसके बाद हमारा थार का मरुस्थल। ये क्या है? राजस्थान। राजस्थान का 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, पूरा राजस्थान होते हुए ये 5.4% क्षेत्र कवर करता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि। मध्यवर्ती उच्च भूमि मतलब वो जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह का जो एरिया है, झारखंड वगैरह, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है, जो कि 10.4% क्षेत्र कवर करती है। 3,36,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करती है। फिर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कितना कवर करता है? 12,41,000 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा क्षेत्र ये कवर करता है, जिसमें बहुत पठार हैं, बड़े बड़े पठार हैं, पहाड़ हैं। 38.5% क्षेत्र भारत का कुल कवर करता है ये प्रायद्वीपीय पठार जो है। प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन कौन सा आ गया? ये जो यहाँ से आप देखते हैं, गुजरात से इधर होते हुए, फिर ये इधर बंगाल के पास से ये जितना हिस्सा है, ये लेके ये पूरा हिस्सा, इसके अंदर का जो ये हिस्सा है, अंदरी हिस्सा, ये पूरा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार आता है। ठीक है, ये कवर करता है कितना? ये 12,41,000 वर्ग किलोमीटर, 38.5% क्षेत्र कवर करता है। एग्ज़ाम में पूछता है, कभी कभी पूछता है कि भारत के क्षेत्र का सबसे ज़्यादा कवर करने वाला कौन सा भाग है, तो ऑप्शन देता है इसमें। ठीक है, तटीय मैदान जो हैं वो कितना कवर करते हैं? 3,35,000 वर्ग किलोमीटर, और 10.4% क्षेत्र ये कवर करते हैं। फिर है द्वीपीय समूह। द्वीपीय समूह जो हैं 8,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करते हैं। 0.3% क्षेत्र ये कवर करते हैं। ठीक है, कुछ पीर पंजाल के बाद कुछ दर्रे और हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे बनिहाल दर्रा है, यह जम्मू कश्मीर
राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 2882 मीटर है। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। इसको ध्यान देना है, कब पूछता है एग्जाम में कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग को कौन से दर्रा जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा है ये, उसको जोड़ता है। ठीक है, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, जास्कर श्रेणी में स्थित है। इस दर्रे से होकर हम शिमला और तिब्बत जाने का मार्ग मिलता है। ठीक है, अगर हमें शिमला से तिब्बत जाना हुआ तो हम सिपकीला दर्रे से होके जा सकते हैं। क्लियर है। रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल श्रेणी में दर्रा। इसकी ऊंचाई 4631 मीटर है। ठीक है, 4631 मीटर। बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जास्कर श्रेणी में है। इसकी ऊंचाई 4512 मीटर है। मंडी, जो हिमाचल प्रदेश का मंडी है, मंडी से ले जाने के लिए इस दर्रे का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, मंडी से ले जाने का वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। बड़ा लाचा दर्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। माना दर्रा। माना दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में स्थित है। ये इस दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री कहाँ जाते हैं? मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के दर्शन हेतु जाते हैं। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत में है, वहाँ पे दर्शन के लिए किस रास्ते से जाते हैं हम लोग? माना दर्रा से जाते हैं। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, माना दर्रा उत्तराखंड से हम लोग जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? मानसरोवर झील। नीति दर्रा, यह दर्रा भी उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में है। ठीक है, यह 5389 मीटर ऊंचा है। यहाँ से भी मानसरोवर झील व कैलाश घाटी जाने का रास्ता खुलता है। मानसरोवर झील और कैलाश घाटी हम किस दर्रे से जा सकते हैं? नीति दर्रे से। ठीक है, नाथुला दर्रा, यह सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में डोंगे क्या श्रेणी में है? डोंगे क्या श्रेणी में स्थित है? भारत एवं चीन के बीच युद्ध में यह अपने सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चा में रहा है। यहाँ से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। ठीक है, अगर हमें तिब्बत जाना हो, सिक्किम से होकर जाना हो, तो हम नाथुला दर्रा का यूज़ करेंगे, जो दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर हम तिब्बत जा सकते हैं। ठीक, जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, यह दर्रा भी सिक्किम राज्य में है। ठीक है, भूटान जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। हमें भूटान जाना होगा तो जेलेपला दर्रा से यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिक्किम राज्य में पड़ता है। ठीक, बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर और पश्चिम भाग में स्थित है। बोमडीला से तवांग होकर तिब्बत जा सकते हैं हम लोग। तिब्बत जाने का मार्ग है। बोमडीला दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। यांग्याप दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में। ठीक है, ये बोमडीला दर्रा कहाँ था? उत्तर पश्चिम में था। और यांग्याप दर्रा कहाँ है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में स्थित इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग खुलता है। किसके लिए मार्ग खुलता है? चीन के लिए, यांग्याप दर्रा से। यांग्याप दर्रा कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में भारत म्यांमार सीमा पर यह दर्रा स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? भारत और म्यांमार की सीमा पर। दीफू दर्रा।
कुछ पठार हैं, प्रायद्वीपीय पठार जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं। इसको हम एक मैप से देखते हैं, ठीक है। ये मैप है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि भारत के प्रमुख पठार है, कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर, ये आपका बुंदेलखंड पठार है, ये वाला मालवा का पठार ये है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार ये है, शिलोंग का पठार ये है, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार ये है, तेलंगाना पठार ये है, दक्कन का पठार ये है, कर्नाटक पठार ये पठार है। अगर हमें पठारों को कभी देखना हुआ तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आपको अगर राज्य का नक्शा मालूम होगा, कौन से राज्य भारत में कौन से राज्य कहाँ कहाँ पे, आपको अनुमान हो जाएगा कि पठार वो किस पठार पे है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये आपको एरिया जो पड़ता है, ये एमपी का एरिया पड़ता है, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता है। ये आपको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल वगैरह के एरिए सब पड़ते हैं इधर, दक्षिण के एरिए, ठीक है। ये मेघालय है, ठीक है। ये आपका झारखंड, ठीक, ऐसे पढ़ सकते हैं। अब मैदानों को हम देखेंगे। तटीय मैदान का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तटीय मैदान कौन कौन से हैं, ये देखिए, तटीय मैदान है, ये तटीय मैदान है। ये क्षेत्र इसमें बताया गया है कि कौन सा मैदान कहलाता है। देखिए ये हिस्सा जो है, यहाँ से लेके पूरा ये हिस्सा, ये कठियावाड़ा तटीय मैदान है, जो गुजरात को कवर करता है, कठियावाड़ा यहाँ तक। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोंकण तटीय मैदान है, जिसमें गोवा वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। गोवा केरल भी आता है। फिर ये आपका मालाबार तट है, ठीक है। ये मालाबार इधर है, पश्चिम की तरफ मालाबार है और पूरब की तरफ कोरोमंडल है, ये ठीक है। तटीय मैदान है, मतलब पहाड़ों से नीचे की तरफ कुछ मैदान है लाके, इसके इधर सब पहाड़ है, ठीक है। पठार होंगे, पहाड़ होंगे, ठीक है। आंध्र का तटीय मैदान ये इतना हिस्सा है, ये आंध्र का तटीय मैदान। उत्कल का तटीय मैदान इधर पूरा बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक, ये उत्कल का मैदान। इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं इधर। भारत का विशाल मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ व घनी आबादी वाले भूभागों में से एक है। इस विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। नदियाँ जो बहती हैं अपने साथ साथ कुछ मिट्टियाँ भी लेके बहती हैं, ऐसे नदियाँ बह के चली जाती हैं, मिट्टियाँ किनारे के साइड में जमा हो जाती हैं, उससे विशाल मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें साथ मिट्टी भी लाती है। बोले इसकी मोटाई गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा और पश्चिम में सबसे कम है, ठीक है। इसकी मोटाई गंगा के मैदान में सबसे ज़्यादा है। जैसे कि जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान क्या मतलब, गंगा जो उत्तराखंड, ये जैसे नक्शे से देखते हैं, है ना, ये जो गंगा का मैदान यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह होता है, ये जो आया है इधर गंगा का मैदान में, ये इसकी मोटाई ज़्यादा है। लेकिन पश्चिम की तरफ, ये जो पश्चिम की तरफ जाएंगे आप, जैसे पश्चिम में दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इधर इसकी मोटाई कम है। इधर भी कुछ पानी बहते हैं, नदियाँ बाढ़ लाती हैं, बाढ़ से मिट्टियाँ लाती हैं, लेकिन उसकी मोटाई वहाँ पे कम है। लेकिन पूरब की तरफ जो नदी बही है, गंगा नदी, उसकी मोटाई वहाँ पर ज़्यादा है, गंगा के मैदान में। इसकी पश्चिमी सीमा राजस्थान है, मरुभूमि विलीन हो रही है। जो पश्चिमी राजस्थान पड़ता है, ये
ये जो पश्चिम में इधर राजस्थान पड़ता है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि उधर जो गंगा नदी निकली है उसमें ये मरुभूमि विलीन हो गई है। जैसे हमारी लूनी नदी है वगैरह है, या फिर हमारी सरस्वती नदी है, ये ज़मीन के अंदर ही ये समाप्त हो जाती है। मरुभूमि मतलब मरुस्थल वगैरह में। केरल में इन मैदानों में समुद्री जल भर जाता है। केरल में मैदानों में समुद्री जल भर जाता है और ये लैगून बन जाते हैं। यहाँ इन्हें कयाल बैक वाटर कहा जाता है। इनमें सबसे बड़ा लैगून वैम्बानद झील संबद्ध है जो केरल में। जैसे कुछ मैदान होता है उसमें समुद्री जल भर जाता है। समुद्र जैसे ज्वार भाटा वगैरह आते हैं तो उसमें पानी भर जाता है इसमें, और फिर ज्वार भाटा जब निकल जाता है तो इसमें पानी बाहर निकल नहीं पाता, उसी में रह जाता है, तो वो लैगून झील टाइप का बन जाता है, जिसे कयाल भी कहते हैं या बैक वाटर भी कहते हैं। सबसे बड़ा लैगून वैम्बानद झील है, यहाँ जो कहाँ है, केरल में। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर इन्हें प्रमुख तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं। भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश में क्या है, हिमालय नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से टूटकर गिरे पत्थरों कंकड़ों को लाने से बना मैदान भाबर कहलाता है। ठीक है, इसमें पानी धरातल पर नहीं ठहरता। ठीक है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसमें पानी ठहरता है, वो नीचे की तरफ तराई प्रदेशों में निकल जाता है। ठीक है, अगला है तराई। तराई जो तराई पर से भाबर से नीचे पानी निकल जाता है वो तराई क्षेत्र में फैल जाता है। यह निम्नतल समतल मैदान है। ये निम्न समतल मैदान है जहाँ नदियों का पानी इधर उधर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। यहाँ से पानी निकल के आगे बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे दलदल बन जाते हैं तराई क्षेत्रों में। बांगड़ प्रदेश यह नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं जो कैल्शियम से बने होते हैं। बांगड़ प्रदेश में जो कंकड़ पाए जाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ये नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ भी होती है। जैसे खादर प्रदेश, खादर प्रदेश यह प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित होता है। इसकी उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, खादर प्रदेश में जितनी मिट्टी पाई जाती है उसकी उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। भारत के द्वीपों को हम देख सकते हैं। भारत के द्वीपों को पहले हम मैप में देखते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, खादिर द्वीप है, ये गुजरात में देखिए काफ़ी द्वीप छोटे छोटे। खादिर द्वीप है, नोरा द्वीप है, पांचम पिराटन द्वीप। ठीक है, दमन द्वीप यहाँ पर है। ठीक, सालसेट, एलिफेंटा, हैंड्रे, कैनरे द्वीप, पतकल, ये सब द्वीप यहाँ पर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की, फिर आंध्र प्रदेश राज्य की, फिर महाराष्ट्र राज्य की है। तट रेखा मतलब समझ रहे हैं, तट रेखा का मतलब जो समुद्र से सटी हुई है, समुद्र से सटी हुई रेखा को कोस्ट लाइन बोलते हैं। उसमें सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की और फिर महाराष्ट्र। भारतीय सीमा में निम्नलिखित द्वीप शामिल हैं जिनको हम देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखें क्या है, यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी क्या है? बंगाल की खाड़ी का मतलब ये हो गया, आप समझ रहे, बंगाल की खाड़ी जो बंगाल के पास है, ये यहाँ पर बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के पास जितनी ये यहाँ पर इस एरिया को पूरा बोलते हैं बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, ठीक। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान समूह में 204 द्वीप हैं, जिनमें मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्या है? द्वीप समूह है। उसमें कई द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? 204 द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा कौन है? मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान मतलब मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। यह विश्वास किया जाता है कि यह द्वीप समूह देश के उत्तर पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। यह विश्वास किया जाता है कि ये द्वीप समूह देश के उत्तर पूर्व में स्थित पर्वत श्रृंखला के विस्तार का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पर्वत श्रृंखला है, ये कश्मीर, नेपाल होते हुए ये है ना, ये जो यहाँ से पहाड़ वगैरह थे, पर्वत श्रृंखला थी, इसी का विस्तार होते हुए कुछ नदी में जो डूब गए, तो यहाँ पे कुछ नीचे बंगाल की खाड़ी में कुछ डूबने के बाद उसके कुछ हिस्से ऊपर की तरफ बचे हुए, वो द्वीप के रूप में है। उसी को बोल रहा है कि ये पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। मतलब वो वहाँ भी कभी पहाड़ रहा होगा, वो डूब गया है, लेकिन उसके ऊपरी हिस्से या कुछ मैदानी हिस्से ऊपर की तरफ दिख रहे हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सारे द्वीप हैं, ठीक है। उत्तर अंडमान में स्थित कैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, 737 मीटर। उत्तर अंडमान का जो ये हिस्सा, अंडमान में सब द्वीप यहाँ पर हैं, उत्तर साइड में जो सबसे बड़ी चोटी है, जो है अंडमान के द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कैंडल पीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 737 मीटर, ठीक है। निकोबार समूह में 19 द्वीप हैं। निकोबार समूह में 19 द्वीप है, जिनमें ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है। ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान समूह में कितना है? 204 द्वीप है, और निकोबार समूह में कितने द्वीप है? 19 द्वीप है। ये पॉइंट नोट कर दिए, ठीक है। ये इंदिरा पॉइंट देखिए यहाँ पर है, आपको नक्शे में देख लीजिएगा, ये इंदिरा पॉइंट है। ये दक्षिणतम पॉइंट है इंडिया का, भारत का दक्षिणतम पॉइंट, इंदिरा पॉइंट यहीं पे, ठीक है। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में स्थित है और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से केवल 147 किलोमीटर दूर है। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार है तो निकोबार दक्षिण में स्थित है, और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे कितनी दूरी पर है? 147 किलोमीटर दूर है बस, ठीक है। बैरन एवं नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बैरन एवं नारकोंडम ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप जो हैं वो ज्वालामुखी द्वीप है, मतलब वहाँ पे ज्वालामुखी कभी था या कभी कभी वो फूटता भी है। डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच है। डंकन पैसेज का मतलब दो द्वीप है, उसके बीच में थोड़ी सी जगह है, ठीक है, उसको पैसेज। 10 डिग्री चैनल
10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच है। यह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। मतलब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, तो अंडमान के द्वीप और निकोबार के द्वीप को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री चैनल उसको अलग करता है। ये एग्जाम में पूछता क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है कि अंडमान को निकोबार से कौन चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप समूह को देखते हैं। ये द्वीप अरब सागर में स्थित है। ये द्वीप अरब सागर में स्थित है, मतलब ये जो भारत का दक्षिण हिस्सा है, ये अरब सागर का जो हिस्सा है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप स्थित है। इस समूह में 25 द्वीप हैं। इस समूह में 25 द्वीप हैं। ये सभी मूंगे के द्वीप हैं एवं प्रवाल भित्तियों से घिरे हुए हैं, ठीक है। प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं, कोरल मूंगे जो होते हैं, उनसे ये बना हुआ है लक्षद्वीप। कोरल क्या होता है? ये मतलब जानवर होते हैं। इनकी जो खालें होती हैं या जो ऊपरी हिस्से होते हैं, वो जब ये क्या करते हैं कि जैसे कि एक यहाँ पर आके थोड़े से ज़मीनी हिस्से पे या थोड़ा ज़मीन मिला ऊंचाई पे, मतलब समुद्र से थोड़ी सी जगह कहीं मिलती है, एक यहाँ पे आके मरेगा तो दूसरा भी यहाँ इसी के ऊपर आके मरेगा, ठीक है। तीसरा आएगा फिर ये इसी पे मरेगा, चौथा आएगा फिर इसी पे मरेगा। ये ऐसे एक के ऊपर एक जब मरते रहते हैं तो इनकी जो ऊपरी त्वचा होती है वो पथरीली हो जाती है, चट्टानी रूप ले लेती है। उसी से ये एक मरते 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 एक ज़मीनी हिस्सा पूरा बन जाता है, ठीक है। ये ऐसे बन जाता है, तो ये एक ज़मीनी हिस्सा पूरा बन जाता है। इसी पे बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? कोरल आइसलैंड कहते हैं, ठीक है, मूंगे के द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा प्रवाल भित्तियों का जो द्वीप है, द्वीप क्या हैं? प्रवाल भित्तियों का जो एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में बहुत बड़ी 2500 किलोमीटर की जो है कि एरिया में पूरा प्रवाल भित्तियों से बना हुआ एक लैंड स्पॉट है। इनमें 3 मुख्य हैं। लक्षद्वीप में 3 मुख्य हैं। लक्षद्वीप उत्तर, मिनिकॉय और कावरत्ती मध्य में। उत्तर में लक्षद्वीप पड़ता है, दक्षिण में मिनिकॉय पड़ता है, यहाँ बीच में पड़ता है कावरत्ती, ठीक है। ये द्वीप है, मुख्य ये है, यहाँ पे लोग निवास भी करते हैं। 9 डिग्री चैनल जो है कावरत्ती को किससे अलग करता है? मिनिकॉय से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है एग्जाम में। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? कावरत्ती को मिनिकॉय से। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप को मालदीव देश से। मिनिकॉय भारत का, मालदीव अलग देश है। इसको कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, ठीक है। अब हिमनद को हम देखते हैं, ग्लेशियर को, ठीक है। हिमनद एक बर्फ सहती है जो उस उच्च स्थल से निम्न स्तर की ओर धीरे धीरे खिसकती रहती है। हिमनद जानते हैं, ग्लेशियर जो होता है बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है। वो जब जैसे जैसे वो उसके निचले हिस्से गलते हैं तो वो धीरे धीरे खिसकती है अपने जगह से। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर भीतर काराकोरम तथा हिमालय श्रेणियों विश्व के सबसे बड़े ग्लेशियर मिलते हैं। जैसे काराकोरम श्रेणी और हिमालय की श्रेणी में देखेंगे आप, ग्लेशियर बहुत बड़े बड़े मिलते हैं जो पिघलते हैं तो हमारे यहाँ बर्फ़ों से होते हुए पानी की चट्टानें जैसे मानसरोवर झील वगैरह बड़े बड़े झील बनते हैं, वो ग्लेशियर के पिघलने से ही बनते हैं। काराकोरम श्रेणी के मुख्य ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन में है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 72 वर्ग किलोमीटर में, 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, किसका? सियाचिन में पड़ता है सबसे बड़ा ग्लेशियर।
फेट चिनको है ग्लेशियर, काराकोरम श्रेणी में है। हिस्पर है, पियाफो है। क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पर पड़ता है, तो सियाचिन पड़ता है। ठीक, एक और है बलतोरो। नदी प्रणाली के बारे में देखते हैं हम लोग। भारत की नदी प्रणालियाँ क्या हैं। भारत में नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, एक है हिमालय नदियाँ, दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। देख लेते हैं, मैप में देखते हैं हम लोग नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आप लोग मैप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं बारी बारी से। छोटा पड़ रहा है थोड़ा, अब ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर लोग डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे ये सिंध नदी निकली है, उत्तर में पाकिस्तान निकल गई। झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ये आई है। ठीक है, ये गंगा नदी, यमुना नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी आई, इसमें घाघरा मिली, गोमती मिली, सोन नदी मिली, केन मिली, बेतवा मिली, सिंध मिली, चंबल नदी मिली। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना में मिली हुई है। फिर यमुना आके यहाँ पर गंगा मिली, कहाँ पे, इलाहाबाद में। ये सोन नदी निकली है, ये आके यहाँ पे सोन नदी मिली। ठीक है, ये दक्षिण की तरफ से मिली हुई नदियाँ हैं। ये सारी नदियाँ जो हैं कहाँ से मिली हैं, दक्षिण की तरफ से मिली हुई हैं। और ये नदियाँ जो हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये किधर से, पूरब की तरफ से मिली हुई। पूरब क्या है, जैसे उत्तर की तरफ से मिली हुई है। दक्षिण की तरफ से ये मिली हुई है ये सब नदियाँ, और उत्तर की तरफ से ये नदियाँ आके मिली हैं, किसमें, गंगा में। ठीक है, ये सांपो नदी तिब्बत में सांपो नदी है। सांपो नदी ये आगे आके हमारे भारत में आती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। सांपो नदी यहाँ से आई है, ठीक है, तिब्बत में। ये आपकी लूनी नदी है, साबरमती नदी, माही नदी। ठीक है, ये नर्मदा नदी है, ये तापी नदी है, ये महानदी है, तेल, पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सब नदियाँ हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये नदियों वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, पूछता है एग्जाम अक्सर। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12 मास प्रवाहित होती हैं। इसकी कुछ प्रमुख नदियाँ हैं। पेरेनियल रिवर्स होती हैं, पेरेनियल रिवर्स जो कि इससे पानी 12 मास रहता है। इसकी वजह ये है कि ये ज़्यादातर झीलों से, पहाड़ों से निकलती हैं। झीलों, पहाड़ों से, हिमालय में ग्लेशियर्स वगैरह हैं, वो पिघलते रहते हैं, वहाँ से पानी आते रहते हैं, इसलिए 12 मास से नदियाँ कहलाती हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम स्थित स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सांख्वाप हिमनद से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील के पास स्थित सांख्वाप हिमनद है। हिमनद मतलब उसमें हिम भी है और पानी भी है। ठीक है, हिमनद, हिम माने बर्फ। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत इसकी लंबाई सिर्फ 709 किलोमीटर है। यह अंततः पाकिस्तान से होकर अरब सागर में विलीन हो जाता है। ठीक है, मैप में देखिएगा, दिखेगा आपको,
ये भारत में सिर्फ 709 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और पूरी लंबाई इसकी कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी के साथ बहने वाली सहायक नदियों में जम्मू कश्मीर की नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां जो कि सिंधु नदी मिली में जो जम्मू कश्मीर में बहती हैं, गरतांग, सियोक, सीगा, नुब्रा और गिलगित, ये नदियां जो कि सिंधु नदी में मिल जाती हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जो कि जम्मू कश्मीर में बहती हैं। और बाकी नदियां जो सिंधु नदी में मिलती हैं उसका उद्गम स्थल देखते हैं हम। सतलज, सब याद रखने वाली चीज़ें। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील में है। राकसताल झील में इससे निकलती है कौन? सतलज नदी निकलती है। ठीक, ये सतलज नदी कहाँ जाके मिलती है? चिनाब नदी मिलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। ठीक है, कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप ये निकलती है। ये किसमें जाके मिलती है? चिनाब नदी मिलती है। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 720 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है व्यास, जो रोहतांग दर्रे के समीप ये निकलती है। रोहतांग दर्रे से ये भी निकलती है, और ये किसमें मिलती है? सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। फिर है झेलम नदी, ये बरेनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। बरेनाग कश्मीर में है, शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। ये किसमें मिलती है? चिनाब नदी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब नदी बारलाचा दर्रा से निकलती है, लाहौल स्पीति से ये निकलती है, और ये किसमें जाके मिलती है? सिंधु नदी में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर है। चिनाब में जो जाके नदियाँ मिलती हैं वो हैं सतलज, रावी, झेलम, ये नदियाँ चिनाब मिलती है। और चिनाब किस में जाके मिलती है? सिंधु नदी में मिलती है। पंजाब हरियाणा का मैदान है। इस मैदान का निर्माण सतलज, रावी, व्यास नदियों द्वारा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर है। यह मैदान मुख्यतः बांगड़ से निर्मित है। इस मैदान में नदियों के किनारे बाढ़ से प्रभावित एक संकरी पेटी पाई जाती है, जिसे बेट कहा जाता है। जो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। ठीक है, विष्ट दोआब व्यास और सतलज के बीच में, बारी दोआब व्यास और रावी के बीच में, रचना दोआब रावी चेनाब के बीच में, चाच दोआब चेनाब एवं झेलम के बीच में, सिंध सागर दोआब झेलम, चेनाब और सिंधु के बीच में। ठीक है, दोआब मतलब समझ गए? दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। सतलज नदी तिब्बत के नारी खोरसन प्रांत में एक साधारण कैनियन का निर्माण करती है, जो कोलोराडो नदी के ग्रैंड कैनियन के समान है। सन 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि के अनुसार भारत सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का केवल 20% जल ही उपयोग में ला सकता है। 1960 में एक संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें ये बताया गया था कि भारत सिंधु और झेलम और चिनाब नदी का केवल पानी कितना ले सकता है? 20% जल यूज़ कर सकता है, बाकी पानी पाकिस्तान में छोड़ दिया जाएगा। ये समझौता हुआ था। झेलम
का संस्कृत नाम वितस्ता है। संस्कृत में जो झेलम को पहले कहा जाता था वितस्ता। चिनाब का संस्कृत नाम अस्किनी है अथवा चंद्रभागा है। रावी का परुषणी है अथवा इरावती। व्यास का विपाशा अथवा अर्गिक्या तथा सतलज का सतुंद्री। ये पूछता एग्जाम में कि इसका संस्कृत नाम या पुराना नाम क्या था इन नदियों का, इसमें को ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी तंत्र है, इसको देख लेते हैं हम लोग। आज का लास्ट टॉपिक यही है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। गंगा नदी का नाम देवप्रयाग में गंगा नदी का जो नाम पड़ता है देवप्रयाग में इसका नाम पड़ता है, जहाँ भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, तो इसका नाम वहाँ पे गंगा पड़ता है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? बद्रीनाथ से निकलती है। ठीक है, इसमें पहले अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलती है। अलकनंदा में पहले मंदाकिनी नदी मिल जाती है, जो कि कहाँ से निकली है? केदारनाथ से निकली है। फिर अलकनंदा भगीरथी से मिलती है, तब जाके गंगा नदी उसका नाम पड़ता है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, बिहार में 445 किलोमीटर है तथा पश्चिम बंगाल में कितना है? 520 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।